शी बहू, सुबह के 6 बज गए हैं। तुम्हारा बिस्तर छोड़ने का टाइम नहीं हुआ क्या? अब तो हम ये शहर की लड़कियों और उनके तौर तरीकों से एकदम परेशान हो गए। अब बताओ, सूरज कब का निकल गया, मुर्गे को बांग दिए 2 घंटे बीत गए, और ये बहू रानी अभी तक बिस्तर पर टांग पसारे सो रही है। कोई कायदा कानून ही नहीं होता है क्या शहर के लोगों का? सास जाकर बहू बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाए तो वही अपना बिस्तर छोड़ेंगे। अरे भाई, घोर कलयुग आ गया है। एक हमारा जमाना था, सुबह 4 बजे मुर्गे के जागने से पहले हम जाग जाते थे। कभी हमारी सास ने हमको कमरे में सोए हुए नहीं देखा। सबके सोने के बाद हम सोने जाते थे और पूरे खानदान के जागने से पहले उठकर बैठ जाते थे। अरे आजकल की शहरी लड़कियों को देख लो, पूरा माहौल दूषित हो गया है। अरे माँ, क्या हो गया? सुबह सुबह क्या प्रवचन सुनाना शुरू कर दिया है आपने? ना दिन देखती हो ना रात, जब मुंह में आता है बड़बड़ करना शुरू कर देती हो। अब बताओगी, सुबह 6 बजे क्या आफत आ गई कि आपका टेप रिकॉर्डर चालू हो गया है? यह देखो कलयुगी श्रवण कुमार, माता पिता की सेवा की उम्मीद ही मत करो। कीड़े लगे शहरी फसल है, ये किसी के काम नहीं आने वाली। एक वो श्रवण कुमार था, गांव के शुद्ध वातावरण में पला बड़ा, देसी संस्कारों वाला बच्चा, माता पिता को कंधे पर उठाकर घूमा सारा जीवन। और एक तुम हो, ना बात का आता है ना पता, बस लगे माँ के साथ बहस करने। अरे माँ, क्यों दिमाग खराब कर रही हो? यही तो पूछने आया हूँ ना आपसे कि ऐसा क्या हो गया, कितना शोर मचा रही हो? सीधे सीधे बताओ ना, ऐसा क्या कर दिया उर्वशी ने? मेरे राजा बेटा, कुछ करने के लिए पहले बिस्तर छोड़कर कमरे से बाहर आना पड़ता है। तेरे कानों में तो मेरी आवाज आ गई, तू बिस्तर छोड़कर बाहर निकल आया। लेकिन तेरी पत्नी, उनसे तो अभी बिस्तर तक छोड़ा नहीं गया। 2 घंटा हो गया हमको जगे हुए, अभी तक चाय नसीब नहीं हुई। आपका हुक्म हो तो कल से हम ही चाय बनाकर आपकी पत्नी श्री को भी पिला दिया करें। 4 बजे उठने के लिए किसने कहा है आपसे? कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है आपकी? आराम से सोया करो ना खुद भी, और दूसरों को भी सोने दिया करो। और आपको पता है ना, नौकरी करने वाली बहू है आपकी, एक बार जागेगी तो पूरा दिन उसको बिस्तर पर कमर सीधा करने का मौका नहीं मिलेगा। अरे आराम कर लेने दो ना बेचारी को, रात में भी कितना लेट हो जाता है सोने में। देखा, बस इसी बात का डर था मुझे, इसीलिए तुम्हारे बाबूजी से कहा था कि हमको शहर की बहुरानी नहीं चाहिए, गांव की देसी लड़की से शादी करेंगे अपने लड़के की, जीवन भर हमारी सेवा करेगी, पैर धो धो कर पिएगी। ये देखो, शहर की लड़कियों को आए हुए 4 दिन हुए नहीं और लगती है पति को पल्लू से बांधने। अब देखो, बेटा भी बहू का ही हो गया। माँ की कोई बात समझ में नहीं आ रही बेटे को। अरे बेशरम, अपनी बीवी को बोल कि सोकर पेट भर गया हो तो अब सास ससुर के लिए 1 कप चाय बना दे। देख रहे हो विवेक, माँ जी जब देखो मुझे कुछ न कुछ सुनाती रहती है। सुबह ऑफिस चली जाती हूँ तो हर समय इसी बात के लिए ताना मारती रहती है कि मैं घर का सारा काम उनके ऊपर छोड़कर बाहर मजे करने के लिए जाती हूँ। तुम्हारी मम्मी की बातें ना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अरे मैं क्या करूँ उर्वशी, मुझे भी समझ में नहीं आता। माँ कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हर समय बस गाँव और गाँव की चीज़ों से हम लोगों को कंपेयर करती रहती है और जो मुँह में आता है सुनाती रहती है। कहने को तो मेरी माँ है, पर उनकी बातें अब मेरी बर्दाश्त से भी बाहर हो गई। यार तुम तो फिर भी उनकी बहू हो, तुम्हारी क्या हालत होती होगी मैं समझ सकता हूँ। एक सोल्यूशन है मेरे पास। माँ जी को मेरे घर से बाहर जाने से ही समस्या है ना, ठीक है, मैं बॉस से बात करके कुछ दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ। हो सकता है मुझे घर में देखकर उनका पारा कुछ ठंडा हो जाए। सास के गुस्से को शांत करने के लिए बहू उर्वशी अपने ऑफिस में बात करके वर्क फ्रॉम होम ले लेती है और घर से ही काम करना शुरू कर देती है दोपहर के समय। अरे बहू, आज खाने में क्या बनाया है? देख तो जरा टाइम कितना हो गया है। अरे भाई, कभी तो समय से खाना खिला दिया कर। ये शहर वालों के तो खाने पीने सोने जागने किसी चीज का कोई समय नहीं होता। 11 बजे नाश्ता करेंगे, दोपहर में खाना 3 बजे खाएंगे और रात को 2 बजे सोएंगे। अरे भाई, कायदे से दोपहर के 12 तक लंच कर लेना चाहिए। अब तुम शहर के बच्चों को क्या समझाया? इनकी रात तो तब होती है जब आधा गांव जग चुका होता है, तभी तो 100 बीमारियों ने घेर रखा है शहर के लोगों को। माँ जी आज मैंने कोफ्ता बनाया है, बस 10 मिनट रुकिए, खाना तैयार है। अच्छा चल, लगा दे खाना। और कल से ना मेहरबानी करके थोड़ा समय से खाना बना दिया कर। दोपहर का 1 बज रहा है, इतना लेट खाना देगी तो मैं कल से खाऊंगी ही नहीं। सास की बात सुनकर बहू जल्दी जल्दी खाना लगा देती है। खाना खाने के बाद, बहू देख, खाना तो तूने बना दिया, लेकिन तेरे हाथ के खाने में ना 10 पैसे का भी स्वाद नहीं है। पता नहीं ये शहर की लड़कियां क्या सीख कर आती है। खाने में न रंग है, न गंध है, न स्वाद। सारा मुंह का स्वाद खराब कर दिया तूने।
क्यों माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना क्या? मैंने तो अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके खाना बनाया था, पता नहीं आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा है। अरे तेरी भी क्या गलती बताऊं मैं। जब से इस नास पीटे शहर में आई हूँ ना, खाना पीना सब बेस्वाद हो गया है। कहाँ हमारे गांव का वो ताज़ा स्वादिष्ट खाना, और कहाँ ये शहर का बेकार बदस्वाद खाना। मेरे तो मुंह में स्वाद ही नहीं लग रहा किसी भी चीज़ का। माँ जी, हम तो अपनी तरफ से सब कुछ बढ़िया ही मंगवाते हैं, पता नहीं आपको कोई भी चीज़ पसंद क्यों नहीं आ रही। शाम के 4 बजे। अरे भाई कब तक ये लैपटॉप लेकर बैठी रहेगी? एक कप चाय बनाकर तो पिला दे। माँ जी, मेरी एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग खत्म करके आपके लिए चाय बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद उर्वशी चाय बनाकर सास के पास ले जाती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय बन गई, चाय पी लीजिए। 1 घंटे बाद मेरा ऑफिस खत्म हो जाएगा, फिर मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। सत्यानाश हो, ये कैसी चाय है? बदबू आ रही है चाय में से। क्यों, क्या हुआ माँ जी, दूध खराब हो गया था क्या? रुकिए मैं जरा चेक करती हूँ। उर्वशी अपने कप में से एक सिप चाय पीकर देखती है। चाय तो एकदम सही लग रही है, आपको बदबू क्यों आ रही है? अरे पता नहीं ये शहर के पैकेट के दूध में ये लोग क्या क्या मिलावट करते हैं। अरे भाई हम तो जब से शहर आए हैं, हमारा तो जीना मुश्किल हो गया है। एक कप ढंग की चाय तक नसीब नहीं हो रही। न खाना शुद्ध है न पानी। इतना ही नहीं, दूध भी मिलावट वाला। क्या खाए और क्या छोड़े कुछ समझ में नहीं आता। विवेक, माँ जी शहर में आकर ना खुश नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बेमन से हम सबके साथ शहर में रह रही है, उनका दिल तो वहीं गांव में ही अटका हुआ है। ये कैसी बात कर रही हो तुम उर्वशी? अरे किस बात की कमी है माँ को इस घर में? हर तरह की सुख सुविधा का इंतजाम किया है उनके लिए। उनके एक इशारे पर उनकी बहू हर समय उनके आगे पीछे घूमती रहती है। खाने पीने रहने सोने हर चीज़ की अच्छी व्यवस्था है। अब इससे ज़्यादा कोई उनके लिए करे भी तो क्या करे? मुझे समझ में नहीं आता ऐसा उस गांव में क्या है जो माँ हर समय बस गांव का ही गुणगान गाती रहती है। कुछ तो कमी रह गई है ना हमसे विवेक, जो माँ जी खुश नहीं है। अगर कोई कमी ना होती तो क्या माँ जी बार बार गांव को इस तरह याद करती? आपको पता है, उन्हें यहाँ का पानी तक पसंद नहीं आता। कह रही थी नास पीटे आरओ का पानी पीकर बीमार रहने लगी हूँ मैं। गांव का वो कुएं वाला शुद्ध पानी पीकर लोग 100 साल तक जिंदा रहते थे। अरे तुम परेशान मत हो, मुझे लगता है अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना पापा के पास ही होगा। वही कुछ ना कुछ हल बताएंगे। वैसे भी माँ हम लोगों की बात तो सुनती नहीं, कम से कम पापा की बात तो सुनेंगी। मैं पापा से बात करता हूँ। देख रहे हो पापा, मम्मी ये गांव की रट तो पहले भी लगाती थी, लेकिन जब से उर्वशी शादी करके घर में आई है ना, उन्होंने जीना मुश्किल करके रख दिया है सबका। अरे वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी करती है, और मम्मी है कि किसी बात को समझना ही नहीं चाहती। आप ही बताओ पापा, आखिर ऐसी क्या कमी है माँ को कि यहाँ शहर में माँ सुबह शाम उठते बैठते सिर्फ काम की बातें करती रहती है? बेटा, तुम्हारी माँ के लक्षण तो मैं भी देख रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही परेशान हो, उसकी हरकतों से मैं भी परेशान हूँ। अब तुम्हारी माँ को सही करने का ना बस एक ही तरीका बचा है मेरे पास, और वो ये है कि अगले हफ्ते के टिकट करो और गांव लेकर चलो अपनी माँ को। इस गांव में रहने का बहुत शौक है ना, बहुत याद आया करती है इसको सुबह शाम गांव की। तो ऐसा करते हैं, इसको गांव घुमा कर लाते हैं। कुछ दिन गांव में रहेगी तो गांव की याद आनी शायद बंद हो जाए। अरे पापा कैसी बात कर रहे हैं आप? अब नौकरी काम धंधा छोड़कर गांव में जाकर कैसे बैठ सकते हम लोग? अरे बेटा, कभी कभार बड़े बूढ़ों की बात मान लेनी चाहिए। अब तुम मेरे पास समाधान पूछने आए थे ना, तो समाधान बता रहा हूँ, तो तुम बात नहीं सुन रहे हो। कोई बात नहीं, दफ्तर में छुट्टी के लिए बात कर लो। कुछ दिन के बाद है, मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। पिताजी के समझाने पर विवेक और उसकी पत्नी सास ससुर के साथ गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सप्ताह शनिवार की सुबह ही वे चारों गांव के लिए निकल पड़ते हैं। गांव पहुंचकर विवेक, ये घर तो बिल्कुल झोपड़ी जैसा लग रहा है। बुरा मत मानना, लेकिन हम लोग कैसे रह पाएंगे इस घर में? कि इसी घर के लिए माँ जी सुबह शाम गांव गांव की रट लगाए रहती थी? अरे बेटा, कोई यूं ही थोड़ी ना हम लोग गांव छोड़कर शहर में बसने गए थे। आखिर इस घर में था ही क्या जो यहाँ रुकते। बेटा, बड़े दुख देखे हैं हमने। बहुत मेहनत करके सालों के संघर्ष के बाद शहर में अपना बिजनेस और मकान बनाया मैंने, लेकिन तुम्हारी सास की शिकायतें कभी बंद नहीं हुई। मैंने तो फिर भी किसी तरह बरसों तक झेल लिया, लेकिन अब बेटे बहू के साथ भी वो यही व्यवहार करेगी तो आखिर कब तक चलेगा। मैंने उसे गांव से दूर किया था ना, इसीलिए अपनी भूल सुधारने के लिए मैं उसे वापस गांव लेकर आया हूँ। अब वो अपनी झोपड़ी जैसे घर में रहेगी और वही देसी जीवन जिएगी जिसे वो इतने सालों से जीने के लिए छटपटा रही है। मैं भी तो देखूं आखिर कितने दिन रह पाती है वो इस माहौल में।
अरे भाग्यवान, बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें इतने साल तुम्हारे घर से दूर रखा मैंने। अब देखो, खूब जी भर के झाड़ पोंछ के रहने लायक बना लो अपने घर को। और हाँ भाई, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारे साथ साथ पूरा परिवार यहीं गांव में रहने वाला है। हम तो तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए आए थे। हम लोग 2 दिन बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तुम्हें तुम्हारा गांव मुबारक हो। जिस किसी चीज़ की ज़रूरत हो हमें बता देना, मैं और विवेक सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर देंगे। अरे कैसी बात करते हैं जी? मैं यहाँ पर कैसे रह पाऊंगी? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं रह पाओगी? शहर में रहने में भी तुम्हें दिक्कत है, अब गांव ले आए हैं तो यहाँ आकर भी तुम वही सवाल कर रही हो कि तुम यहाँ कैसे रह पाओगी। अरे भाई, ये तुम्हारा गांव है, तुम्हारी जड़ें हैं यहाँ। इससे बेहतर और कौन सी जगह होगी तुम्हारे लिए? मुझे पूरा यकीन है गांव से ज़्यादा खुशी तुम्हें और कहीं मिल ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है, रह लूंगी। ऐसी भी क्या बात है, मैंने सारा जीवन यहीं बिताया है। यहाँ की हवा, मौसम, घर, आंगन सब मेरा अपना है। रात के समय सुनते हैं जी, करवट बदलते बदलते परेशान हो गई हो लेकिन नींद नहीं आ रही है। क्यों भाग्यवान, ऐसा भी क्या हो गया तुम्हें कि नींद नहीं आ रही? अरे भाई, अब तो तुम अपने गांव में पहुंच गई हो, आज तो चैन की नींद सो जाओ कम से कम। अरे क्या बताऊं जी, ये खटिया पर लेट कर ऐसा लग रहा है जैसे शरीर को आराम नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है वो शहर के मुँह गद्दों की आदत हो गई है कमर को, इसीलिए खटिया पर आराम नहीं लग रहा। अरे भाग्यवान, तुम्हें तमाम तरह की सुख सुविधा देने के लिए और इस झोपड़ी से बाहर निकालने के लिए मैंने सालों दिन रात मेहनत की। और जब हम उस मुकाम पर पहुंच गए कि अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद सके, तमाम तरह की सुख सुविधाओं का इंतज़ाम कर सके, तो तुम्हें सिर्फ शिकायत ही रही। अब तुम्हें यहाँ 4 पैसे दिक्कत क्यों हो रही है? बोलो मत। शहर के उस एसी वाले कमरे में आराम की नींद लेते समय तुम हमेशा शिकायत करती थी। तुम्हें तो ना वहाँ के आरामदायक पलंग पर सोना अच्छा लगता था, ना एसी की ठंडी हवा में। और हाँ, तुम्हें आरओ का पानी पीने में भी समस्या होती थी ना। ये लो बाल्टी, अपने लिए कुएं से 1 बाल्टी पानी खींच लाओ। पति की बात सुनकर सुभद्रा पानी की बाल्टी लेकर कुएं की तरफ जाती है। अरे सुभद्रा, तुम कब आई गाँव? कल ही आई हूँ। और बताइए कैसे हैं आप लोग? अरे सुभद्रा बहन, कैसे होंगी, बस काट रहे अपनी जिंदगी यहाँ गांव में। ना यहाँ पर ढंग से पीने का पानी है, ना कोई सुख सुविधा, बस सजा की तरह जिंदगी बिता रहे अपनी। लेकिन आप लोगों ने तो सुना शहर में अपना पक्का मकान बना लिया है, फिर यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? अरे नहीं नहीं, काम तो नहीं था। सच बताऊं तो शहर तो चले गए हम लोग, लेकिन मेरा तो दिल गांव में ही रह गया। देखो, शहर में ना चाहे लाख सुविधा हो, लेकिन गांव वाली बात नहीं है वहाँ। अरे भाई, बड़ी अजीब हो तुम तो। अरे भाई, ऐसी क्या समस्या है तुम्हारे शहर वाले घर में जो तुम्हें वहां जाकर गांव की याद आ रही थी? यहाँ गांव में रहकर हम गांव वाले कितना कुछ सह रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। गरीबी इतनी है कि पक्का मकान बनवा नहीं सकते। 3-3 दिन बिजली नहीं रहती, पानी लेना हो तो कुएं पर खींचने जाओ। अरे इतनी गर्मी में ना तो घर के अंदर बैठा जाता है ना बाहर। बच्चों के लिए ना ढंग का स्कूल है ना कॉलेज, चाह कर भी बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, ना ढंग का रोजगार है। अरे भाई साहब ने कितनी मेहनत करके शहर में पक्का मकान बनवाया, तुम्हारे बेटे विवेक को पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिया, और तुम कहती हो कि तुमको गांव की याद आती है। अरे तुम्हारी बात तो हमारे समझ में ही नहीं आ रही। हाँ ठीक है, मानते हैं कि गांव में शहर जितनी सुख सुविधा नहीं होती, लेकिन गांव जैसा शुद्ध वातावरण भी तो नहीं है शहरों में। शहर में रहना मतलब बीमारियों को न्योता देना। अरे सब तुम्हारे मन का वहम है। गांव में कौन सा कम बीमारियां फैल रही है आज के जमाने में? अभी भी कुएं का खुला पानी पी रहे हैं हम लोग। इसे पीकर कौन सा सेहत बढ़ने वाली है सबकी? उससे तो बीमारियां ही फैल रही है ना। शहर में तो नल का पानी आता है, उसमें पानी साफ करने वाली मशीन लगा लो, कम से कम पानी से होने वाली बीमारियों से तो बचे रहते हैं। तुम्हें पता भी है, अभी 2 महीने पहले ही कुएं का पानी दूषित हो गया था, पूरे गांव में हैजा फैल गया था। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो गांव छोड़कर कहीं और जाने का विकल्प ना है, इसीलिए बिता रहे हैं अपनी जिंदगी किसी तरह। तुम गांव घूमने आई हो ना, यहाँ रुकने का तो विचार ना है? अब तुम ठीक कहती हो, गलती हो गई मुझसे, जो मैंने ईश्वर के दिए हुए का शुक्रिया अदा नहीं किया और उसके बजाय जीवन भर उनमें सिर्फ कमियां निकालती रही। विवेक के बाबूजी ने हमारे जीवन में सुधार करने के लिए कितनी मेहनत की, लेकिन मैं उन्हें हमेशा मुझे गांव से दूर करने के लिए सुनाती रही।
उनकी दी हुई हर चीज में कमी निकालती रही। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया, वाकई तुम लोगों का जीवन कितना संघर्षों से भरा हुआ है। हम तो वहां पर कितनी सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। 24 घंटा बिजली रहती है हमारे घर में, एसी चलता है, सोने के लिए मुलायम बिस्तर है, पीने के लिए साफ पानी है, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लिख गए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और यहाँ गांव में इस फूस की झोपड़ी के अलावा हमारे पास और था ही क्या। पड़ोसन की बात सुनकर सुभद्रा की आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हट जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। सुनिए जी, 2 दिन के बाद की ना मेरी भी टिकट करा लीजिए, मैं भी आप लोगों के साथ ही शहर वापस चलूंगी। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, तुम्हें जीवन भर तुम्हारी मिट्टी से दूर रखकर बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। अब ये पाप और नहीं हो पाएगा मुझसे। तुम आराम से अपने इस घर में रहो, अपनी गांव वाली देसी जिंदगी जियो। शहर में हम लोग किसी तरह संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करना। बीच बीच में तुमसे मिलने के लिए आते रहेंगे। देखिए जी, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। यहाँ वापस आने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि शहर जाने के बाद हमारे जीवन में कितना बदलाव आ गया है। हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए आपने जमीन आसमान एक कर दिया। अब से मैं अपनी इस झोपड़ी वाले ससुराल की बात करके कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। सुभद्रा की बात सुनकर उसके पति मुस्कुराने लगते हैं और फिर 2 दिन बाद वे सब लोग खुशी खुशी वापस शहर लौट जाते हैं।